सो यू हैव 6 सब्जेक्ट्स. फर्स्ट कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, 40 आवर्स है. मैं आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द syllabus of the first semester. Okay, there will be a communicative English for 40 hours and there will be a final exam conducted here only. Okay, that will be the internal examination for English. 40 hours will be the class and two exams will be there, sessional as well as the final. Okay, within these 6 months of curriculum. Okay, second subject is applied anatomy. Applied anatomy 60 hours है और अप्लाइड फिजियोलॉजी 60 आवर्स है. ओके, ये दोनों मिला के एक ही पेपर है. मैक्सिमम मार्क्स है 75 मार्क्स जो एक्सटर्नल पेपर होता है. 25 मार्क के लिए यहाँ हम इंटरनल कंडक्ट करेंगे, जो 75 मार्क्स के लिए एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा बाहर. ओके, अंडरस्टूड. इंग्लिश एग्ज़ाम 40 घंटे है. इंग्लिश क्लासेस आपका एग्ज़ाम इधर ही होंगे. ठीक है, आओ आओ. हाँ हाँ, बताओ. अभी पूछो. तुम में से फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर पे कौन कौन रह रहा है? फोर्थ पे कौन है? पहले वो अपने हाथ खड़े करो. 16 बच्चे फोर्थ पे. रूम नंबर बता दो एक एक करके. इसमें लिखा है बेटा, लिस्ट लेके आओ. मुकेश सर के पास लिस्ट है. सर ये मुकेश सर के पास अभी लिस्ट है. उसमें जिसको बेड अलॉट हो गया हमने टिक कर दिया, उसमें नंबर लिख लो. बार बार क्यों लिस्ट बनाना है? नहीं सर, वो हमारी हॉस्टल ड्यूटी है ना अभी मैनेजमेंट की, तो हमें लॉक देखकर आने की कॉलेज के लॉक कौन से हैं. तो मैम ने बोला एक बच्चों से पूछ लो कि वो कौन से रूम में रह रहे हैं. नहीं, लिस्ट बना दो ना. सर नहीं है ना सर. है अभी है. नहीं तो एक काम करो, स्टूडेंट का लिस्ट प्रिंट आउट लेके आओ, इसमें लिख के जाओ. बार बार यही है ना. अब नाम लिखोगे? नहीं बस सर एक बार रूम नंबर पूछना है. बस हमें सबसे रूम नंबर पूछना है. हाँ जी बस. अब बोलो बेटा, 4th फ्लोर में कौन कौन है, नंबर बताओ जल्दी. 412 बी. और बताओ जो एक लाइन से बताते रहो. नहीं, यहाँ से शुरू कर दो. ये बोल दिया. हाँ बोलो. तुमने क्या बताया? 414. लाइन से बता दो. तुमने क्या ना मतलब तो 414. बताओ 401. तो 415. 406. 405. 400. 402. नहीं 403 है. इसका 3 4. नहीं 408. 409. तुम 408. 407. यहाँ पर दोनों में से कोई हॉस्टलर है? 5th फ्लोर पे किसी का रूम नहीं है? 511. 511 512 ना. 512 सबके खुद के लॉक लगे हुए उसमें. नहीं उसमें शिफ्ट कर लिया ना तुम लोगों ने. किसने नहीं किया? नहीं किया. अभी सफाई नहीं किया. 3 लोग वाले. सीधा ये पूछो ना बेटा, किस किस का अपना पर्सनल लॉक लगा है, किस किस का लॉक नहीं. इसमें बच्चे से पूछो ना, बताएंगे ना. मैंने ना लगेज लेके आई थी मैं, तो मैंने दूसरे रूम में रखे उसे. लॉक कॉलेज का है तुम्हारा? मेरा पर्सनल लॉक. कौन से रूम में रखा? वो 412 में, वो 512 में रखा हुआ. किसी का जिम्मेदार है, वापस करेंगे. ठीक है, 512 में रखा. और किसका नहीं था लॉक? मेरा नहीं था. लॉक ही नहीं है. कॉलेज का है ना लॉक? कॉलेज का है. हां. और तुम्हारा वापस कर दो. कॉलेज वाला जो लॉक है ना, वापस कर दो, खुद का लगाओ. 515. थैंक यू सर. हाँ, थैंक यू सर. इसमें बेटा एक काम करो, जो चाबी जिसमें चाबी है ना, उसको ढंग से परमानेंट मार्कर से लिखो. नहीं तो एक पेपर से लिखे उसको सेलो टेप से चिपकाओ. नहीं तो नंबर ऐसे पता नहीं चलेगा. अभी 2 महीने पहले नंबर लिखा, अभी खराब हो गया. उसको ढंग से सोल्यूशन निकालो. ठीक है. वी वर डिस्कसिंग अबाउट अनाटमी, राइट. अनाटमी 60 घंटे का क्लास होंगे और फिजियोलॉजी 60 घंटे का होंगे. बीच में वो जो लैब के लिए बाकी 40 घंटा है स्किल लैब के लिए, वो भी अनाटमी फिजियोलॉजी में आता है. ठीक है. टोटल वी हैव 120 आवर्स प्लस 40 एक्स्ट्रा. ओके. और इंग्लिश के लिए मैंने बोला था 40 घंटे है. 40 घंटे में 2 पेपर होंगे. 3 महीने में 1 पेपर होगा और 6 महीने में और 1 पेपर इधर होंगे. इंटरनल मार्क्स होंगे. ठीक है. और अनाटमी फिजियोलॉजी के लिए फाइनल पेपर होंगे 75 मार्क्स के लिए. 75 मार्क्स एक्सटर्नल होगा और 25 मार्क्स हम यहाँ पे इंटरनल होगा. ठीक है. और 75 मार्क्स में 37 मार्क्स फ्रॉम अनाटमी, 38 मार्क्स फ्रॉम फिजियोलॉजी. ये ऊपर नीचे हो सकता है 37 या 38.
ओके 37 है तो 74 बच जाता है, 1 मार्क आ जाता है। इसमें क्या क्या होता है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस होता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होता है और मल्टीपल क्या है MCQs भी होता है। ओके बोथ इन anatomy and physiology 15 marks questions will be there, 5 marks questions will be there and 7 bits 1 mark questions will also be there। ओके ये एग्जाम पैटर्न है अनाटॉमी के हिसाब से ये है। इसके बाद अप्लाइड सोशियोलॉजी है, वो अलग पेपर है, अप्लाइड साइकोलॉजी भी है। ओके एंड नर्सिंग फाउंडेशंस है 120 घंटे, वो 80 घंटे लैब है और सेल्फ स्टडी के लिए 40 घंटे है। सब मिला के आपको 720 घंटे है, टोटल 720 आवर्स इन 6 months, दैट इज़ 20 वीक्स ऑफ ड्यूरेशन। 20 हफ्ते के ड्यूरेशन में 720 घंटे आपका आवर्स है। ठीक है 720 घंटे में मेरा कितना है, मेरा 60 और 60, ठीक है 120 घंटे है और 120 घंटे में हमें सिलेबस पूरा करना है। ठीक है क्या नीरज बंद करके जाओ। जाने से पहले मैं और एक बार इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ, जो भी जैसे कल एडिशनल में भी बोला था ना, जिस दिन क्लास होगा उसी दिन जाके घर में एक बार पेज पलट के देखने के लिए। ठीक है ये तो करना जरूरी है, नहीं तो भूल जाओ जो भी हम पढ़ेंगे ना, यू में फॉरगेट वॉट एवर। ठीक है इसलिए अगर रनिंग नोट्स लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है क्लास में अटेंटिव रखना है और अटेंडेंस का ध्यान रखना है, मेनली टाइम मैनेजमेंट। ठीक है बिकॉज 2 बच्चे एब्सेंट है तो शुरू में एब्सेंट रहे तो अच्छा नहीं लगता ना। फिर मानसी का नाम याद ही होगा हाँ 6th सेमेस्टर खत्म होने तक, क्योंकि इसना प्रीवियस वाला भी 2 मानसी है, अभी 6th सेमेस्टर में है मानसी। ठीक है आई जस्ट वांट टू हैव इंटरेक्शन ऑफ यू आल्सो। मेरे बारे में इतना बताए, आप नहीं बताओगे, आप भी थोड़ा बता दो, नाम है कहाँ से आया और वैसे जो भी बताना बताओ, टाइम है हमारे पास। ठीक है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके दिल्ली से आया, 12वीं कहाँ किया था? दिल्ली कहाँ? ग्रीनवे दिशागढ़ क्या रिया? रिया ओके 12th कहाँ वो बताओ बस। द्वारका द्वारका ठीक। नाम 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 एक बार बताओ। रिया तनिषा I am from Delhi. I completed my 12th from JT. JK JTB Nagar. So my name is Pooja and I completed my last 12th from Rahul Nagar. And 12th class Vidyavan Girls University. नाम क्या बताया? राजेंद्र। नाम क्या बताया? विद्यावन गर्ल्स यूनिवर्सिटी। विद्या आपका नाम? नहीं अंजलि यादव स्कूल। अंजलि ठीक है बैठो। अंजलि का है My name is Anushka Yadav. I live in Delhi and my school name is Hindi Vidhalaya Fatehpur MBB. ओके अंकिता Anushka. अनिष्का हाँ Good morning, sir. My name is Shruti and I did my 12th from Sapoti Vidyalaya. ओके श्रुति श्रुति My name is Anshika. I am from Haryana, Hisar district, and I done my schooling from Hallfield Monastery. ओके अंशिका अनुष्का हाँ दोनों अंशिका है, Anishka and Anshika. बहुत कंफ्यूज है। कहाँ जम्मू? ओके ओके नाम बताओ थोड़ा। प्रियंका Parinika. परिणी हाँ ठीक है। नाम ना बाहर नहीं आ रहा है, सिर्फ शर्मा का नाम है, आप पूरा बताओ। रूही शर्मा हाँ ओके। भाई क्या बार क्यों आ रहा है? सामान अभी तो क्लास चल रहा है, जल्दी लेके जाओ, मत आओ 11 बजे तक मत आओ। ओके
नाम और एक बार बताओ। मन्नत। My name is Sadhika. I'm from Delhi and I did my schooling from Sector 5. सुबह सुबह आके बोल रहा सीलन है हमारा मेरे रूम में और बोल रहा बाथरूम में पानी नहीं आ रहा इसलिए 412 याद है क्या क्या करा उसे। My name is Tanya and I'm from Haryana, Guwahati. I work from Geological Conservation. Myself Krishna and I'm from Delhi. I did schooling from the Samal School Shah. So my name is Anu Chiller and I did my schooling from Delhi Buddhist College. So my name is Shivali and I have done my studies in Majors TV Punch. Sir, my name is प्राची। Prachi. हाँ। I live in Rajaguri, Delhi, and I have done my schooling from Queen's Valley School, Sector 8, Dwarka. ओके। Very good morning, sir. My name is Soumya and I have did my 12th Society Bal Mandir, Pathangarh. सौम्य सेमेस्टर 3 में भी एक सौम्य है वो भी आपके जैसे है। वो द्वारका से हॉस्टलर हैं आप? डे स्कॉलर कहाँ से आते हैं? मंगोलपुरी। कितना दूर है यहाँ से? 40 14 ठीक है। मेट्रो होंगे ना? कितना लोग हैं डे स्कॉलर्स जैसे आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। सीआर अभी प्राची है ना? हाँ फिक्स हो गया। किसी को कंप्लीट करना है, right? कंप्लीट नहीं है और एक स्टूडेंट को लगाएंगे। दो चाहिए, एक से कम नहीं चाहिए। अपना सीनियर से ना इसका पेन होगा, पेन ले लेना। इसका एक पेन आता है लिखने वाला, उनके सीआर के पास होंगे, ले लेना। ठीक है। क्लास तो यही फिक्स हो गया आपका? यही क्लास है या दूसरा नहीं? वो यही है इधर ही। ठीक है। 60 घंटे अनाटमी, 60 घंटे फिजियोलॉजी और बीच में कुछ है तो हम बताएंगे। आपने तो इंट्रोडक्शन दे दिया एकदम से, मुझे नाम याद नहीं होगा, सिर्फ कुछ लोगों को याद होगा। धीरे धीरे अटेंडेंस लेते समय कुछ याद आ सकता है। ठीक है। आज कुछ हम सिलेबस के बारे में देखेंगे। ठीक है। अभी मैंने ब्रॉडली बोला है आपको सेमेस्टर 1 में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट्स के बारे में बताया ना। ओनली 4 सब्जेक्ट्स। इसमें क्या क्या है? इंग्लिश तो इंटरनल है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक ही पेपर है, साइको सोशो एक पेपर है और फंडामेंटल्स है। कौन सा? सेमेस्टर 1 में कितने सब्जेक्ट्स के एग्जाम होंगे? 2 सब्जेक्ट्स, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, साइको सोशो। इंग्लिश भी है, वो इंटरनल एग्जाम। ओके। जस्ट सी द सिलेबस। सबसे पहले यूनिट में क्या है देखो, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो टर्मिनोलॉजी है 8 आवर्स है सबसे पहले यूनिट में। और सेकेंड यूनिट में रेस्पिरेटरी सिस्टम है और उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या वो है 6 3 आवर्स है। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम 6 आवर्स है, सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम 6 3 आवर्स है और एंडोक्राइन सिस्टम के लिए 4, सेंसरी ऑर्गन्स के लिए 4, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लिए 10 और रीनल सिस्टम के लिए 5, रिप्रोडक्टिव 5 और नर्वस सिस्टम 6 है। ये सभी एनाटॉमी है। फिजियोलॉजी देखो, फिजियोलॉजी में जनरल फिजियोलॉजी 4 3 आवर्स है, रेस्पिरेटरी में 6 3 आवर्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम में 8 आवर्स है, सर्कुलेटरी में 6 3 आवर्स है, ब्लड में 5 3 आवर्स है,
एंडोक्राइन सिस्टम फिजियोलॉजी 5 थ्योरी आवर्स, सेंसरी ऑर्गन्स में 4 है, 6 मस्कुलोस्केलेटन, रीनल में 4 है, रिप्रोडक्टिव में 4 है और नर्वस सिस्टम में 8 है। दिस इज द जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर क्लासेस, ठीक है। इसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। मेनली एनाटॉमी में क्या है ना, आपका रिलेशन पता होना चाहिए, ऑर्गन्स रिलेशन। मान के चलो वी आर डिस्कसिंग अबाउट माउथ, माउथ के अगल बगल में क्या है, ऊपर नीचे क्या है। हमारा जैसे इंडिया का बाउंड्रीज देखते हैं ना, उस तरफ चाइना है, नॉर्थ ईस्ट है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ऐसे हम बाउंड्रीज देखते हैं ना। हमारा बॉडी को भी बाउंड्रीज है, ठीक है। बॉडी में बहुत पार्ट्स है ना, सर से लेकर पाँव तक बहुत पार्ट्स है। हर चीज़ के लिए हम क्या है, बाउंड्रीज देखते हैं। बाउंड्रीज के बाद इसको सर्कुलेशन कैसे आता है, मेनली जो आर्टरी और वेन। आर्टरी का काम क्या है, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एनी बॉडी पार्ट, ओके। उसी में वेन क्या करते हैं, ये तो बेसिक है ना। आर्टरी विल सप्लाई प्योर ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वेन्स विल कलेक्ट द impure blood। तुम लोगों की किसकी अपार आईडी या एबीसी आईडी नहीं है? मतलब कुछ की तो है, कुछ की नहीं। सबमिट हाँ, जिसकी सबमिट वो है, पर कुछ की तो है ही नहीं ना। वो मैम दरवाजा बाहर बंद करो, नहीं तो आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी 11 बजे तक खुलूंगा। हाँ, आर्टरी का काम क्या है, ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई करना। वेन का काम क्या है, यू नो दैट हर ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट है एक आर्टरी एंड वेन। ब्रॉडली अगर स्पीकिंग ब्रॉडली, हार्ट में बड़ा है, वहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन है और सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये सब होता है। और इसमें एनाटॉमी में क्या है ना, हर छोटा छोटा चीज़ देखना पड़ता है, समझ गया। ईयर है, ईयर के लिए कौन सा आर्टरी जाता है, कौन सा वेन जाता है, ओके। दैट यू शुड राइट। सबसे पहले बाउंड्रीज देखना पड़ता है, एंटीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली क्या है, साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, सामने क्या है, पीछे क्या है, ओके। ये सब बाउंड्रीज हो गया। हर चीज़ के लिए बाउंड्रीज आपको देखना है, एनाटॉमी में आता है। और फिजियोलॉजी में ये चीज़ आता है, क्या है, फंक्शन, कैसे कनेक्ट कर रहा है, उसका काम क्या है, ठीक है। वो हम एक्सप्लेन करेंगे फिजियोलॉजी में, ठीक है। मान के चलो हार्ट का हमने एनाटॉमी सीखा है। एनाटॉमी में क्या सीखते हैं, हार्ट का स्ट्रक्चर, बीसी ओनली स्ट्रक्चर, हमने एक लिया है, वेंट्रिकल्स कितना है और उसका कितना साइज है, वो हम एनाटॉमी में देखेंगे। फिजियोलॉजी में क्या देखेंगे, वो कैसे सिस्टोल का मतलब क्या है, डायस्टोल का मतलब क्या है, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये सभी फिजियोलॉजी में आता है। और यू नो पेसमेकर्स का भी काम है, बीच में साइनोरिकुलर नोड है, एवी नोड है, एसए नोड है। अभी अभी आप नीट पार करके आए ना, बहुत फ्रेश माइंड्स होंगे, है ना। और जैसे इन नोड्स के बारे में आपको पता है। और एट्रियल वेंट्रिकल क्या है, नोड्स तो है, ओपनिंग सेप्टा ना, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व है, पल्मोनरी वाल्व है, आयोटिक वाल्व है, ठीक है। ये सब आपने पढ़ के आए, फिर भी एक रिवीजन करेंगे जो सब्जेक्ट में आएगा, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ डिफेक्ट्स भी आता है ना, आपको एएसडी पता होगा ना, एएसडी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट मालूम में नहीं है ना। हाँ, वैसे हो छेद हो गया, होल हो गया करके बोलते हैं ना, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है, ठीक है। और हर चीज़ में अपना अपना सिस्टम के हिसाब से उनका इफेक्ट होता है। अगर मान के चलो माउथ के बारे में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर डिस्कस किया तो डेंटिशन, प्राइमरी डेंटिशन होता है, सेकेंडरी डेंटिशन होता है, टाइप्स ऑफ टीथ, ओके, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, अनमोलर्स। इसमें क्या है, पहले 6 साल में कौन सा टीथ होता है, डेसिडुअस टीथ होता है, इसके बाद परमानेंट टीथ आता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और पैलेट होता है ना, पैलेट आपको पता है, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, इसमें क्या डिफेक्ट्स है, अगर पैलेट ढंग से फॉर्मेशन नहीं हुआ तो वो क्या कंडीशन बोला जाता है, ठीक है। क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट भी होता है, ठीक है। ऑल दिस विल बी डिस्कसिंग इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली
सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, क्या सलाइवरी अमाइलेज आपने पढ़ लिया होगा डाइजेशन में पूरा था, और वो कैसे काम करता है, यूसोफेगस का काम क्या क्या है, इसमें कौन सा स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर्स आपने पढ़ लिया है नहीं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना लेने के बाद बोलस कैसे फॉर्मेशन होता है, ये कौन सा एंजाइम काम करता है, टाइलिन एंजाइम तो होता है आपको, आगे क्या होता है, इसके बाद काइम है, काइल है, वी हैव आइडिया क्या है, एसिडिक है, अल्कलाइन है, ये सभी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक में कौन सा जूस सेक्रेट होता है, HCl के अलावा पैंक्रेटिक जूस, ये सारा काम कैसे होता है कि जल्दी हम देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ क्या है एप्लीकेशन पार्ट्स भी होता है, जैसे क्या है ना पाइलोरिक स्टिनोसिस, कभी सुना है ये बात? हाँ, स्टिनोसिस मतलब ब्लॉकिंग होता है, तो कहीं भी अगर जो वाल्व अगर ब्लॉक हो जाए उसको स्टिनोसिस बोलता है, ठीक है। कहीं पे भी अगर वाल्व बोलते हैं स्टिनोसिस बोलते हैं। और ये सारा जो भी मुझे याद आ रहा है मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, बस आपको ना एक ब्रीफ समरी दे रहा है व्हाट वी आर गोइंग टू रेडी इन फ्यूचर क्लासेस वी आर रेडी, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो गया, माउथ के बारे में, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। इसके बाद जो अप्लाइड में क्या होता है, फंक्शनिंग, इफ देयर एनी डिफेक्ट इन फंक्शनिंग, मान के चलो पाइलोरिक स्टिनोसिस अभी बोला है ना, ब्लॉकेज ऑफ द फूड, कभी कभी एमिसिस वॉमिटिंग भी आ सकता है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर आया तो वी हैव टू पेयर ऑफ लंग्स है, ठीक है, राइट लंग लेफ्ट लंग, उसका एनाटॉमी हम देखेंगे, इसका बाउंड्रीज देखेंगे, सप्लाई देखेंगे, और लंग्स में क्या है, एल्वेलाई है, ब्रांचेस हैं, ओके, माइक्रोविलर भी है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ओके। इंस्पिरेशन में क्या प्रोसेस है, वो किस लिए हमारा एयर अंदर जाता है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर डिफरेंस भी वहाँ मेंटेन होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है। और इसमें लंग्स में मेनली टाइडल वॉल्यूम देखा, टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, और वाइटल कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, ये सब हम देखेंगे। तो टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या है, क्या कैपेसिटी है, लंग्स का कैपेसिटी क्या है, लंग्स में डिफेक्ट्स क्या आ सकता है, ठीक है। तो अगर अटिलेक्टासिस बोलते हैं, मतलब लंग्स का अगर कोलैप्स हो गया तो अटिलेक्टासिस बोलता है, ठीक है। मेनली जो स्मोकिंग वालों को जो डिफेक्ट्स आता है ना, COPD बोलता है, आस्थमा में कॉफिंग होता है, वीजिंग होता है। नेक्स्ट COPD मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जिसमें भी लंग्स का डिसीज आ सकता है। और एम्फाइसीमा, एम्फीयूमा, डिफरेंस है ना, अगर एज स्टक हो गया तो कुछ और है, पानी स्टक हो गया तो कुछ और है। इसके बाद अगर ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया तो कैसे बाहर निकालना है लंग्स से, ठीक है, उसको पोजीशन होता है। चेस्ट फिजियोथेरेपी करना पड़ता है, जिसको लंग्स का ताकत नहीं है, जो एज बढ़ते जाएगा ना, एज बढ़ने के बाद लंग्स का फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाता है, वो फ्लूइड बाहर नहीं निकल पाता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सरे कराना पड़ेगा, एक्सरे में देखना पड़ेगा कितना है फ्लूइड, कितना है, ठीक है, फ्लूइड निकालने का क्या क्या तरीका है, वो लंग्स के बारे में, ठीक है। लंग्स है, अगर बच्चे में लंग्स को क्या इंपॉर्टेंस है, एक सर्फेक्टेंट करके एक लेयर आता है जिसकी वजह से लंग्स एक्सपेंशन होता है, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में और क्या है, मेनली जो ना मेटाबॉलिज्म में देखते हैं ना, पल्मोनरी अल्कलोसिस, एसिडोसिस होता है, वो देखना पड़ेगा। मतलब वी नो आवर बॉडी में बहुत सारा लिक्विड्स होता है, फ्लूइड्स होता है, ठीक है। मेनली इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यू नो इलेक्ट्रोलाइट्स ना, वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा ब्लड में जो होता है उसी के इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। इसको बैलेंस कैसे करना है, इसके वजह से हाँ लंग्स में, हार्ट में क्या फंक्शन होता है, क्या इफेक्ट पड़ेगा। यू नो अबाउट एसिडिक एंड अल्कलिक ना, pH 7 है तो क्या है, न्यूट्रल है, 7 से कम है तो 1 to 7 इज एसिडिक एंड 7 to 14 इज बेसिक, ठीक है। न्यूट्रल है तो 7 है। ब्लड का pH कितना है, 7.4 7.3, ठीक है। थोड़ा एसिडिक नहीं है, बस इतना है ना, न्यूट्रल से थोड़ा ऊपर जा रहा है। अगर ग्राफ ड्रा किया तो 7.4 तो अल्कलाइन में आता है, बट नॉट कम्प्लीटली अल्कलाइन, ओके। 7.34 ना, 7.2 ठीक है, मतलब न्यूट्रली मान के चलते हैं ब्लड का pH, ठीक है। और ब्लड में वी हैव लॉट ऑफ एल्कलाइट्स, ठीक है। अभी क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं ना,
ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में एडल्ट में कैसे है, बच्चे में कैसे है, और ओल्ड पीपल में क्या है, और इसके लिए क्या क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में बोला मैंने, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या देख सकता है, जो अबनॉर्मलिटीज है, स्टमक में डाइजेशन का, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है या स्टिनोसिस है, वो हम देखेंगे। और इसके बाद एसोसिएटेड लिवर एंड गॉल ब्लैडर वो अलग है, वो डायग्राम में देखते हैं। और इसके बाद इंटेस्टाइन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, ठीक है। आपने सुना वो क्या है, एक ऑर्गन बाहर आ जाता है, अपेंडिक्स तो इधर है, अपेंडिक्स है। दूसरा प्रोट्रूजन ऑफ एन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, क्या बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, अभी देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारा अबनॉर्मलिटीज है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। इंटेस्टाइन में मिल रही क्या काम है, मेनली एपिथेलियम देखना है, कौन सा स्क्वामस एपिथेलियम है, सिलिकेट एपिथेलियम है, कभी कभी ये इंटरचेंज भी हो सकता है, साइड इफेक्ट स्क्वामस एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिकेट एपिथेलियम, ठीक है, जहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट में कौन सा एपिथेलियम होता है, जहाँ पे स्मूथ होता है स्ट्रैटा, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एपिथेलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेस्पिरेशन का फॉरवर्ड करने के लिए, प्रोसेस चलने के लिए एपिथेलियम भी कोऑपरेट होना चाहिए, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ये है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। अब आता है एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ये तो बहुत जरूरी है ना। वी हैव ग्लैंड्स फॉर सेक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन एंड एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स विल बी सेक्रेटेड, ओके, देखा सम में स्टोर द सेक्रेशंस, ठीक है, सम विल बी सेक्रेटेड डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और इसके वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी आता है। देखो ये दोनों बात याद रखना, हाइपो हाइपर, ये तो सबको पता है ना, हाइपो मतलब कम है, हाइपर मतलब ज़्यादा है। जो भी सेक्रेशन ज़्यादा हो तो हाइपर सेक्रेशन बोलता है, जो भी कम है तो हाइपर सेक्रेशन बोलता है, ठीक है। सेक्रेशंस के हिसाब से ग्लैंड्स, जैसे हमने डाइजेस्टिव में सैलरी ग्लैंड्स देखा है, पैंक्रियास के बारे में डिस्कस करेंगे, लिवर के बारे में डिस्कस करेंगे, गॉल ब्लैडर के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्लैंड्स में, एंडोक्राइन सिस्टम में मेनली, ठीक है। और अब नॉर्मलिटीज देखेंगे, मतलब इसमें आता है डायबिटीज मेलिटस आता है, हाइपरटेंशन आता है। डायबिटीज मेलिटस किस लिए आता है, इंसुलिन डिफिशिएंसी क्या है, और डीएम में भी DM1 है, DM2 है, ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। और मेनली लिवर का फंक्शन देखेंगे, क्या है लिवर, बहुत सारा काम करता है, स्टोरेज ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स ADE, इसके अलावा फैट को भी डिजॉल्व करता है कार्बोहाइड्रेट में। 4 फंक्शन है ना, लाइपोजेनेसिस, लिपोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये सभी लिवर का काम है, और लिवर का फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंडोक्राइन में ये हो गया। अब आता है सर्कुलेटरी, तो थोड़ा मैंने बता दिया, सर्कुलेटरी में क्या देखते हैं, ब्लड स्ट्रीम कैसे चल रहा है, ठीक है। और वी कैन सी करोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, CABG बोलते हैं, जिसको हार्ट सर्जरी करता है, जिसी को अगर ब्लॉक हो गया तो ब्लॉकिंग के बारे में देखेंगे। एंजियोग्राफी किसको करता है, एंजियोग्राफी का मतलब क्या है, व्हाट इज एंजियोग्राम, और स्टंट कैसे लगाता है, ये सारा हम देखेंगे, ठीक है। CABG कैसे करता है, ये सभी हार्ट में आता है। और उसका जो मेजर प्रॉब्लम्स क्या आ सकता है, दवाई क्या लेना है, एंटी इंफ्लेमेटरी जो भी है हम देखेंगे। अब क्या क्या होगा, डाइजेस्टिव हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, एंडोक्राइन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, क्या बच गया अभी, नर्वस सिस्टम बच गया। नर्वस सिस्टम, यू नो दैट सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, यू नो 12 क्रेनियल नर्व्स आपको याद करना पड़ेगा, वैसे भी याद हुआ होगा, क्रेनियल नर्व्स याद है, सबको याद है, olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducens, facial, glossopharyngeal, abducens, vagus, सिलेबस में नहीं था, अभी सिलेबस से है, ठीक है। हाँ, glossopharyngeal इज द 11th में, 10th है वेगस, याद रखना। वेगस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह वेगस का नाम याद है, फर्स्ट क्लास में बोल रहा है वेगस के याद रखो, ओके। 10th क्रेनियल नर्व इज द वेगस नर्व, ये बहुत सारा काम करता है वेगस नर्व, इसलिए उसको याद रखना, ठीक है। स्पाइनल एक्सेसरी हाइपोग्लोसल को 11 में आते हैं, मतलब
11th में अलावा 12th के अलावा साइनल एक्सर इन हाइपोग्लोसल, ठीक है। याद रखना हाइपो मतलब कभी भी नीचे, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपोग्लोसल मतलब उसी में है, हाइपो मतलब नीचे, ग्लोसा मतलब टंग है, टंग के नीचे होता है हाइपोग्लोसल। ऐसे जो टर्मिनोलॉजी है ना वो इसी में जो आप जो वर्ड यूज करते हैं ना उसी में मीनिंग होता है, थोड़ा देखना है। देखो एपी, एपी मतलब अबो, एपी गैस्ट्रिक मतलब अबो, अबो स्टमक है तो एपी गैस्ट्रिक बोलते हैं, हाइपो गैस्ट्रिक मतलब नीचे वाला को बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ वर्ड्स है ना वो तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम में मेनली 3 नर्व्स के बारे में देखेंगे, और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन में कैविटीज क्या क्या है, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसका फंक्शंस क्या है, वी हैव लॉट ऑफ सेंटर्स इन द सेरेब्रम, ठीक है, सेंसरी एक्टिविटी के लिए, मोटर एक्टिविटी के लिए, अलॉन्ग विद वी हैव सेंस ऑर्गन्स के लिए भी अलग अलग सेंटर्स है, नियरली 45 to 50 सेंटर्स है, ठीक है। वो सेरेब्रम में इतना डिवीजन है, तो वो सभी याद रखने की जरूरत नहीं, जितना जरूरत है उतना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और सेरेबेलम का क्या फंक्शन है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या फंक्शन है, इसमें मेनली हम ये देखते हैं मेनिंजस, मेनिंजस मतलब लेयर्स में है ना, मेनिंजस में कुछ गैप होता है जिसमें सीएसएफ फ्लो होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जाता है, सब अरक्नॉइड में ये मेम्ब्रेन्स में है ना, अरक्नॉइड मेम्ब्रेन, पाया मैटर, न्यूरल मैटर, अरक्नॉइड मैटर, इनके बीच में सीएसएफ फ्लो हो जाता है, और ये सीएसएफ कभी कभी अबनॉर्मल हो जाता है। वी हैव नॉर्मल कैरेक्टर्स ऑफ सीएसएफ, it should possess some physical characters like gravity, और even we have sugar level भी होता है, प्रेशर होता है, और प्रोटीन्स भी होता है सीएसएफ में। कभी कभी सीएसएफ प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ने के बाद मेनिंजस में प्रेशर आ जाता है, मेनिंजस खुल जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, ठीक है। धीरे धीरे सब बताएंगे, ठीक है। मेनिंजाइटिस होता है, एन्सेफेलाइटिस भी होता है, ठीक है। ये दोनों का स्लाइट डिफरेंस है। और हम नीचे आएंगे, ब्रेन से नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, जहाँ पे हमारा वर्टिब्रे आता है ना, वर्टिब्रे आता है, और ये क्या है स्पाइनल में क्या है, लंबार फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबार फंक्शन L3, L4, L4, L5 के बीच में हम LP बोलते हैं, LP नीडल बोलते हैं, लंबार पंचर। किसी को अगर अनेस्थीसिया देना है तो लंबार पंचर से अनेस्थीसिया दे सकते हैं। कभी कभी CSF का फ्लूइड भी निकालना है तो लंबार पंचर का नीडल से हम निकाल सकते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नर्वस सिस्टम में क्या है, और नर्व्स पे याद रखना, जैसे आप ब्लड सर्कुलेशन में आर्टरी वेन का कैसे याद रखोगे, नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो कौन सा नर्व जा रहा है वो याद रखना, ठीक है। और आगे आता है मस्कुलर सिस्टम, ओके। मस्कुलर में क्या है, पूरा स्केलेटल मसल्स हो, जितना भी मसल्स है उसका नाम याद करने के लिए थोड़ा हिंट्स वगैरह देंगे। वी हैव एक्सल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन है, उसका डिविजन्स है, और इसके साथ बोन्स भी है, बड़ा बोन, छोटा बोन, फीमर है, टिबिया है, फिबुला है, फैलेंजस है, ये सारा बोन्स आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा, 12वीं में पढ़ा है, सब बायोलॉजी स्ट्रीम से है ना, BPC बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सब नीट का तो है ना सब, और अलग से एग्जाम दिया है के अलग से एग्जाम दिया नीट के थ्रू ना, हाँ नहीं तो नॉर्मली GGS से भी अलग से एग्जाम कंडक्ट करते हैं ना, हाँ CET, वो CET वाला भी है क्या, वो नहीं पता, नीट के थ्रू, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, मस्कुलर सिस्टम, मसल्स के बारे में, रॉम्बॉइड मसल, पीछे वाला जो मसल होता है ना, और यहाँ पे अब्डोमिनल रेक्टस मसल पीछे, ये सभी थोड़ा याद रखना पड़ता है मस्कुलर। और स्केलेटल सिस्टम में स्केलेटल का बोन्स, ओके, बोन्स में उसके बाद जॉइंट्स भी होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, इसके बारे में हम देखेंगे। और क्या बचा है, चला गया, हाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम बचा है, और भी है इसके, हाँ रीनल में क्या देखेंगे हम, नॉर्मली किडनी के बारे में देखेंगे, किडनी का फंक्शन क्या है, इसमें क्या होता है ना, पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया मतलब ज़्यादा यूरिन होता है, ज़्यादा यूरिन पास करते हैं उसको पॉलीयूरिया बोलता है, और अनयूरिया, ओलिगोरिया होता है जो कम यूरिन पास करते हैं उसको ओलिगोरिया बोलता है, ठीक है।
और किडनी में मेनली स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाँ, ग्लोमेरुलस के बारे में, हाँ, मेडुला के बारे में, बोवेन्स कैपिटल है, कन्वोल्यूटेड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिस्टल कैरोटिड ट्यूबुल, इसके बाद कितना आता है कलेक्टिव ट्यूबुल के बाद ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो डायग्राम्स में वो जो किडनी वाला डायग्राम तो ड्रा करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन आए, ठीक है। वो छोटा वाला आपने सीख लिया होगा ना, ऐसे एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे। और हाइलम कैलिसिस होता है इसमें, हाँ, ये सभी एक्सक्रीटर ना, एक्सक्रीटर सिस्टम है, रीनल सिस्टम, इसी में एक्सक्रीटर में जोड़ देंगे। और क्या बचा है रिप्रोडक्टिव ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या देखेंगे मेनली जो एनाटॉमी में स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर तो आपको पता है क्या है, व्हाट इज द मेल जेनिटालिया, फीमेल जेनिटालिया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। और मेल जेनिटालिया में क्या क्या अबनॉर्मलिटीज हो सकता है, कहाँ कैंसर होने का चांस है, व्हाट आर द स्पर्म काउंट के बारे में देखेंगे। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का अबनॉर्मलिटीज होता है, किसी का टेस्टिकल्स अगर अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलता है, ठीक है, और किसी का टेस्टिकल्स काम भी नहीं करते हैं, एट्रोफी बोलते हैं, टेस्टिकुलर एट्रोफी बोलता है। और इसका फीमेल्स में बहुत सारा इश्यूज है, हम डिस्कस करेंगे, ओके। मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो अबनॉर्मलिटीज है, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारे इश्यूज हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपको तो पता है जो ओवुलेशन फेज है, मेंस्ट्रुएशन फेज है, ये तीनों फेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर जगह ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में भी आता है, ठीक है। वो फेज आपको लिखना पड़ेगा। 28 दिन का अगर साइकिल है तो पूरा 14 दिन में क्या होता है, और अगले 14 दिन में क्या होता है, बाकी 4 दिन में क्या होता है, वो सभी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जिसमें मेनली आपको जो हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, हार्मोन क्या, कौन सा हार्मोन बढ़ता है, कौन सा हार्मोन घटता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके ऊपर ध्यान रखना है। मेनली FSH, LH और लुटेजिन हार्मोन ये, ठीक है। इसके बाद क्या है प्रेगनेंसी, ओके। ओवुलेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो ये पीरियड ऑफ जो जेस्टेशन है ना, कितना है 280 डेज नॉर्मली बोलता है LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ्स प्लस 7 डेज, इसको वो क्या है माना जाता है, जेस्टेशन पीरियड माना जाता है। नॉर्मली वी कॉल इट एज 36 to 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन फॉर ह्यूमन बीइंग, ओके। 280 दिन बनता है, ठीक है। इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकता है, आगे क्या, ठीक है। सेकेंड ईयर में फिर उसका आगे बढ़ेंगे, अभी सिर्फ जेस्टेशन तक पढ़ेंगे। जेस्टेशन के बाद बच्चे में क्या क्या होगा, जो भी आपके सिलेबस में है कवर करेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव के बारे में और क्या सेंस ऑर्गन्स भी एक है, ठीक है। आइस, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन, इसमें कौन सा नर्व जाता है, कौन सा वेन जाता है, इसके बारे में देखेंगे। और क्या बचा, सब हो गया। Almost I covered all the systems within 15 minutes, right? थोड़ा ब्रीफ आइडिया दिया ना क्या क्या हम पढ़ सकते हैं इस 6 मंथ्स का जो सेमेस्टर में, ठीक है। टाइम 10:40 हो गया, 10 मिनट में ये टाइम गलत है। इसका पेन लेके आना कल सिया, वो कहाँ है पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, ठीक है।
ठीक है, जैसे मैंने बताया अनाटॉमी फिजियोलॉजी तो डेफिनेशन का ज़्यादा है और टर्मिनोलॉजी ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पे जितना आपको टर्मिनोलॉजी सीखोगे उतना आराम से पेपर निकाल सकता है। ठीक है, वी जस्ट सी सम ओनली टर्मिनोलॉजी। 10 मिनट है, मैं 10 मिनट में सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ाने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्विक स्कैन करके लिखा है ना, ये देखो, इसमें से देखते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने बताया, फिर भी ये देखो। We just discuss, okay? Nothing there to deeply listen. What is longitudinal मतलब क्या है? This is longitudinal, right? ऐसा लंबा है तो longitudinal है ना? Transverse मतलब क्या है? This is transverse. हर चीज के लिए ना प्लेन, अगर प्लेन के हिसाब से देखो, अगर आपको मैथ के हिसाब से देखा तो 3 डायमेंशन होता है ना, 3 डायमेंशन। ये क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन है, ये ट्रांसवर्स प्लेन, ये तो पता है ना। बाद में देखेंगे सैजिटल प्लेन। सैजिटल आपको पता है सैजिटल? ठीक है, अब फिलहाल के लिए व्हाट इज दिस? दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस। इवन ह्यूमन बॉडी में भी यही है। अगर ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ भी हमने डिस्कस किया तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस बोलता है या ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके, ये दोनों एक्सिस याद रखना है। इसको क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, 2 प्लेन्स, लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, आल्सो कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, बाद में कल और डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये याद रखो। अभी हमारा बॉडी में मेनली कुछ रीजन्स है ना, वी कैन डिवाइड इनटू क्वाड्रेंट्स आल्सो। अभी हमारा यहाँ पे 4 कमरे हैं, 4 कमरे अलग अलग दीवार बनाए ना, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर सके। दिस इज फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। ऐसे हमारा बॉडी में भी सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ डिवीजन किया। एक बार देख लो, आपके किताब में वैसे लिखा है, यू कैन जस्ट सी दिस इज फ्रॉम एब्डोमेन से लेकर वेस्ट तक। ठीक है, सबसे पहले इस रीजन को क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल रीजन। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, इधर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी को हमने कुछ डिवाइड किया ताकि हमारा टर्मिनोलॉजी आराम से समझने के लिए। ठीक है, बीच वाला रीजन को क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल रीजन, जहाँ पे अम्बिलिकस होता है। और ऊपर देखो, ऊपर, क्योंकि मैंने अभी बोला ना एपीगैस्ट्रियम, एपी मतलब अबव। ठीक है, दिस इज अम्बिलिकल रीजन, दिस इज एपीगैस्ट्रियम, दिस इज हाइपोगैस्ट्रियम। सुन रहे हैं? यस सर। अब 3 तो याद होगा। बीच में अम्बिलिकस है, जिसका नाम हमें अम्बिलिकल रीजन बोलता है। ऊपर क्या है? एपीगैस्ट्रियम, हाइपोगैस्ट्रियम। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ओके, हाइपो, ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट कॉन्ड्रियम। और इधर राइट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक रीजन, या फोसा बोल सकते हैं या रीजन भी बोल सकते हैं। मैं शॉर्टकट लिख लिया पूरा। ठीक है, बीच में अम्बिलिकस है, ऊपर एपीगैस्ट्रियम, एपी मतलब हाइपोगैस्ट्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन, और बीच में दो बचा है। क्या क्या है वो? राइट लंबार रीजन, लेफ्ट लंबार रीजन, राइट लंबार, लेफ्ट लंबार। ठीक है, अब याद होगा। अगर किसी से पूछा है अपेंडिक्स कहाँ है, सीधा बोल सकते हैं वहाँ है। कहाँ है? राइट इलियक फोसा में ना। जस्ट फॉर ए लिवर का पोजीशन, पैंक्रियास का पोजीशन बताने के लिए दिस विल बी द इंडेक्स फॉर योर बॉडी। समझ गया? अम्बिलिकल रीजन, ऊपर एपीगैस्ट्रियम, नीचे हाइपोगैस्ट्रियम, और राइट साइड पे देखो तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबार, लेफ्ट लंबार, राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन। ठीक है, याद होगा ना? ये फर्स्ट क्लास है, याद रखना है। ठीक है, और लास्ट क्लास तक याद रखना है इसको, बीच में भूलना नहीं। अम्बिलिकल, एपीगैस्ट्रियम, हाइपोगैस्ट्रियम। आई एम रिपीटेड कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है, इसलिए आपको माइंड में घुस जाए। अम्बिलिकल, एपीगैस्ट्रियम, हाइपोगैस्ट्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबार, लेफ्ट लंबार, राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक। ओके,
ये डिवीजन ऑफ द बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले हमने क्या देखा है, हॉरिजॉन्टल आल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस, लंबा है तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, ठीक है। और प्लेन्स में हम और भी देखेंगे थोड़ा, ये सारा हमने डिस्कस किया है इसलिए मैं आगे स्किप कर रहा हूँ। हाँ, वी हैव नॉट डिस्कस अबाउट दिस इलेक्ट्रोलाइट्स ना, our body have lot of electrolytes, ब्लड में जो है सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसको छोड़ो, वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। मेनली जो है हाइपर और हाइपो को याद किया था, इलेक्ट्रोलाइट्स अपने आप आ जाते हैं। हाइपरनेट्रीमिया, इसका मतलब सोडियम लेवल बढ़ रहा है, ओके। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया, ठीक है। नेक्स्ट पोटेशियम, सोडियम हो गया, कैल्शियम भी हो सकता है, उसके हिसाब से मैग्नीशियम, ये सारा इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को बैलेंस करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड्स में अगर देखा तो, ठीक है। और आगे ओके, सब पोजीशंस देखते हैं। क्या पोजीशन है, ये पोजीशन जो है अगर ऐसे खड़े हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन। याद रखना, अगर एक बंदे कोई भी इंडिविजुअल ऐसे खड़े हुआ तो विथ हिज स्टैंड, ओके, एनाटॉमिकल पोजीशन। ये पोजीशन इसलिए जरूरत है क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस और सैजिटल एक्सिस भी हम देख सकते हैं, ठीक है। किसी का क्रॉस सेक्शन करना है तो भी, मतलब ये आइडियल जो ह्यूमन बीइंग है, आइडियल पोजीशन इज दिस व्हिच इज कॉल्ड एज एनाटॉमिकल पोजीशन। द टू हैंड्स ऐसे रखना, ठीक है। यू नो दिस इज वेंट्रल साइड, राइट? कैसे बता रहे, क्यों इसको वेंट्रल बोल रहे हैं? दिस इज डॉर्सल, दिस इज वेंट्रल, या दिस इज डॉर्सल, दिस इज वेंट्रल? Why? ठीक है, अब ये बताओ एंटीरियर पोस्टीरियर, ओके। अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ तो एनाटॉमिकल पोजीशन में, ये मेरा एंटीरियर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर से नीचे देखे तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में देखे तो सुपीरियर, सुपीरियर हेड है, इंफीरियर में ये है। हर चीज के लिए रिलेशन देखना पड़ेगा, सुपीरियर में क्या है, इंफीरियर में क्या है, लेटरल में क्या है, ठीक है। ये थोड़ा याद रखो, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सो वेंट्रल, ठीक है। अभी हम देखते हैं, और सिर्फ आपको थोड़ा आइडिया दिया मैंने आज, ठीक है। अबडक्शन, अबडक्शन याद है? नहीं होगा, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। क्या है पार्ट्स बताओ, जो डिवीजन मैंने बोला। अब बोलो, ये याद रखो बस, आज के लिए ये बहुत है, ठीक है। कल हम क्या देखेंगे, प्लेन्स देखेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या क्या है, सैजिटल एक्सिस मतलब क्या है, और वी आल्सो सी द पोजीशंस, क्या है, रेंज ऑफ मोशन भी देखेंगे क्या है। ये इसको हम एक्सिस माना जाता है ना, अवे फ्रॉम द एक्सिस, ओके, अडक्शन या अबडक्शन, वो हम देखेंगे। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन का मतलब क्या है, एंटीरियर पोजीशन का मतलब क्या है, ठीक है। और वी आल्सो सी सैजिटल एक्सिस का मतलब क्या है, सुपाइन पोजीशन क्या है, प्रोन पोजीशन क्या है, ये सारा टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। थोड़ा हिंट्स भी देंगे, कल देख लेंगे, ओके। कल ये पेन जरूर लेके आना, ओके। थैंक यू, आज का क्लास ख़त्म है। अगर कुछ फ्री है तो बुला सकते हैं। हाँ हाँ बोलो।